नमस्ते दोस्तों। स्टडी विद आनंद चैनल में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, बुद्धि से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे और बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे थे। बुद्धि के सिद्धांत में हमने लगभग कुछ 4-5 सिद्धांत पढ़ लिए थे और ये सिद्धांत जो पढ़ रहे थे ये कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हमने पिछली कक्षा में आपको 2 भागों में विभाजित करके बताया था कि एक कारकीय सिद्धांत होता है, एक प्रक्रिया सिद्धांत होता है। तो कारकीय सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, कुछ 4-5 सिद्धांत को हमने पढ़ा। प्रक्रिया सिद्धांत इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत अगला हम लोग सिद्धांत देखते हैं किसने दिया है और उनके सिद्धांत के अंतर्गत क्या-क्या चीजें आती हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगला है आपका पदानुक्रमिक का सिद्धांत। क्या है? पदानुक्रमिक का क्या है? पदानुक्रमिक का सिद्धांत। अब इसको किसने दिया और कब दिया, बात ये करते हैं। इसका प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक फिलिप बर्न महोदय हैं, जिन्होंने 1960 में दिया था। कौन है? इसके प्रतिपादक जो हैं फिलिप बर्न ने कब दिया? 1960 में दिया था। दोस्तों, इनके सिद्धांत को समझते हैं। इनका सिद्धांत एक पिरामिडीय सिद्धांत है। इन्होंने अपने सिद्धांत में जो स्पीयरमैन का जी कारक है और थ्रस्टन का जो समूह कारक है और गिलफोर्ड का जो एक आपने पढ़ा है छोटे छोटे समूहों के कारण कारक हैं, इन सब का समावेश करके इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और किस प्रकार से पिरामिडीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया ये देखते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत को एक पिरामिडीय सिद्धांत के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। इन्होंने कहा कि जो जी कारक होते हैं, जी कारक किसका था? स्पीयरमैन का। याद करिए, जी कारक किसका था? स्पीयरमैन का। ये जो है जी कारक था, किसका था? स्पीयरमैन का था। और उसके बाद इन्होंने कहा समूह कारक। समूह कारक, जी कारक, समूह कारक और जो आपका गिलफोर्ड का है जो अन्य छोटे छोटे समूह कारक। अन्य छोटे छोटे समूह कारक। अब एक तो समझते हैं कि किसका कौन सा सिद्धांत है। देखिए, इन्होंने यहां से क्या लिया? स्पीयरमैन का क्या था? जी कारक था। ठीक, उसके बाद समूह कारक किसका था? थ्रस्टन का था। थ्रस्टन का था। और अन्य छोटे छोटे समूह कारक क्या है? गिलफोर्ड को आप पढ़ेंगे, उन्होंने लगभग 120 फिर 210 ऐसे कुछ कारकों की संख्या बताई है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये किसका था? समूह कारक किसका था? गिलफोर्ड का था। गिलफोर्ड का था। आप समझने का प्रयास करते हैं। फिलिप बर्न महोदय ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया पदानुक्रमिक अर्थात पद के अनुसार, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जी कारक जो होता है, मतलब जो सामान्य कारक होता है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ सामान्य से कारक होते हैं, कुछ जन्मजात कारक होते हैं। ये किसने सबसे पहले बताया था? स्पीयरमैन ने बताया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने जो सिद्धांत बता रहे हैं इसमें जी कारक की महत्वता है। सबसे पहले जी कारक आता है जो हमारे जन्मजात कुछ चीजें हमको मिलती हैं, जन्मजात बौद्धिक क्षमता जो मिलती है, हमारा वो कारक उत्तरदायी है। और दूसरा फिर आता है समूह कारक।
समूह कारक में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था NVSWRMP, मतलब न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पेक्चुअल और स्पेक्चुअल, वर्ड, रीजनिंग और मेमोरी, और ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। ये किसका था? थ्रस्टन का समूह कारक था। तो वर्ण महोदय का क्या कहना है कि सबसे पहले जो हमारे जन्मजात बौद्धिक क्षमता होती है वो हमें बुद्धिमान होने के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा, समूह कारक जो शाब्दिक, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, तर्कड़ा इत्यादि सारी चीजें हमें बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए, हमारी बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। तीसरा, इन्होंने कहा कि गिलफोर्ड का जो छोटे छोटे समूहों के कारक हैं वो भी मिलकर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी, इनके अनुसार अर्थात फिलिप बर्न के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के बुद्धिमान होने के लिए ये सभी कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला, जो हमें जन्मजात मिलता है। दूसरा, जो हमारी तर्कणा क्षमता होती है, रीजनिंग क्षमता होती है, शाब्दिक क्षमता होती है, तार्किक क्षमता होती है, स्मृति कारक होते हैं, ये सब। और अगला जो बताया गिलफोर्ड का समूह कारक का सिद्धांत, इसमें इन्होंने संक्रिया, विषय, वस्तु, उत्पाद के अंतर्गत जो इनके गिलफोर्ड के सिद्धांत में आता है वो सब मिलकर इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान होने के लिए ये सब कारक उत्तरदायी होते हैं। अब इसके अनुसार इनका कहना है कि जो थ्रस्टन का समूह कारक है, थ्रस्टन का समूह कारक, स्पीयरमैन का जी कारक और गिलफोर्ड के अन्य समूह कारकों के मिलने से ही किसी भी व्यक्ति के बुद्धिमत्ता का पहचान किया जा सकता है। ये आप लोगों ने देखा पदानुक्रमिक का सिद्धांत। अगला सिद्धांत देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत आपका आता है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। कौन सा है? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। अगला सिद्धांत हमारा आता है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है ये समझते हैं। इसके प्रतिपादक मित्रों कैटल महोदय आते हैं और कुछ समय पश्चात इनके ही एक शिष्य, हालांकि यह सिद्धांत कुछ समय के लिए विलुप्त अवस्था में हो गया था, लेकिन इनके शिष्य जो हैं हार्न महोदय ने 1966 में इसको फिर से नया रूप देकर, इस सिद्धांत को नई रूप देकर इसको फिर से लोगों के बीच में लाया। तो सबसे पहले कैटल महोदय ने कब इसका प्रतिपादन किया था? 1941 में। कौन था? कैटल ने 1941 में। अब इनके शिष्य ने क्या किया? शिष्य कौन था इनका? हार्न महोदय थे। हार्न महोदय ने ये 1966 में कैटल महोदय के शिष्य हार्न महोदय ने इसको फिर से नया रूप देकर लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया। तो अब क्या है ये सिद्धांत, ये समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने कहा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो दो तत्वों में विभाजित किया। कितने तत्वों में? इन्होंने इसको दो तत्वों में, दो तत्व में विभाजित किया। तो पहला तत्व क्या आया? पहला आया तरल बुद्धि, फिर दूसरा आया ठोस बुद्धि। पहला क्या रहा आपका? तरल बुद्धि। तरल
बुद्धि। अब बात करते हैं तरल बुद्धि कौन कौन सी होती है, किसके अनुसार? कैटल के अनुसार। बाद में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनके शिष्य हार्न महोदय ने इसको नया रूप देकर फिर से इसको लोगों के बीच में ले आए। तो तरल बुद्धि में क्या होता है, सबसे पहले ये क्या होती है, ये वंशानुक्रम या वंशानुगत कारकों द्वारा प्रभावित होती है। क्या होती है? वंशानुगत कारकों से प्रभावित होती है। तो मतलब जो तरल बुद्धि का पहला जो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वंशानुगत होती है। तरल बुद्धि जैसे बहुत सारी चीजें हम जन्मजात हमको मिलते हैं, तो वो वंशानुगत होती है। दूसरा, ये स्पीयरमैन के जी कारक के अनुसार, स्पीयरमैन ने क्या कहा था? जी कारक बताया था ना, किसका था? ऐसे याद करते रहिएगा। स्पीयरमैन, इन्होंने कहा कि स्पीयरमैन के जी कारक के अनुसार होती है। फिर उन्होंने कहा जैसे कुछ चीजें होती हैं कि बाल्यावस्था में पहचान लिया लेकिन वृद्धावस्था में नहीं पहचान रहे हैं, तो ये किस में मिलता है? तरल अवस्था, तरल बुद्धि में। बाल्यावस्था में पहचान लिया, वृद्धावस्था में नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या है? ये आयु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। आयु के अनुसार घटती बढ़ती, यह आयु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। इसमें तर्क करने, चिंतन करने, समस्या का समाधान करने की जन्मजात योग्यता होती है। क्या है? तर्क करने, क्या है? तर्क करने, चिंतन करने, तर्क करने, चिंतन करने और चिंतन करने और समस्या का समाधान करने, समस्या का समाधान करने की जन्मजात योग्यता। तो देखिए तरल बुद्धि में कौन कौन सी चीजें होती हैं, किस प्रकार से हम इसको तरल बुद्धि के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहला कैटल ने ये बताने का प्रयास किया कि बुद्धि जो है दो तत्वों से मिलकर बनती है। पहला है आपका तरल बुद्धि, दूसरा है ठोस बुद्धि। तो तरल बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने कहा कि वंशानुगत कारकों से प्रभावित होती है, मतलब कुछ चीजें हमें वंशानुगत होती हैं, कुछ हमारे पास वंशानुगत चीजें हैं। वंशानुगत मतलब बुद्धि, कुछ व्यक्तित्व, तो वो चीजें हमें किसी भी प्रकार के कार्य करने में हमें सहायक होती हैं। दूसरा इनका यह कहना है कि यह जी कारक, स्पीयरमैन का जो जी कारक है था जनरल, मतलब इनका भी वही वंशानुगत है। फिर कह रहे बाल्यावस्था में पहचान लिया, वृद्धावस्था में नहीं। कभी कभी ऐसा होता है आपके समाज में, आप अपने परिवार में देखते होंगे कि बाल्यावस्था में पहचानते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे एज घटती बढ़ती जाती है वैसे वो पहचानना थोड़ा सा कम हो जाता है। या क्या कह रहे हैं, आयु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है थोड़ा सा विकास होता है। कुछ लोगों में जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है उनमें मानसिक बौद्धिक विकास नहीं होता है। फिर जितनी उनका बौद्धिक विकास हो चुका है उतने पे वो अपना काम करते रहते हैं, कुछ नई चीज सीखने में उनमें तत्परता नहीं होती जिससे उनका बौद्धिक विकास हो सके। अगला है इसमें तर्क करने की, चिंतन करने की, किसी प्रकार के समस्या आ जाए उसकी समाधान करने की इनमें योग्यता होती है। ये तरल बुद्धि के रूप में बताया इन्होंने। इसी को ही अभी ठोस बुद्धि के रूप में बताएंगे। ठोस बुद्धि को समझते हैं।
ठोस बुद्धि इन्होंने जो बताया और किस प्रकार से इन्होंने अपने इस सिद्धांत को सिद्ध किया है, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। अब ठोस बुद्धि में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। यह जो है प्रशिक्षण द्वारा तथा कौशल वाली बुद्धि होती है। मतलब क्या कहना है, प्रशिक्षण से प्राप्त होती है, प्रशिक्षण से प्राप्त होती है, कौशल विकसित होता है, कौशल विकसित, प्रशिक्षण से प्राप्त होती है, कौशल विकसित होता है। यह अगला इन्होंने कहा कि जन्म से मृत्यु तक स्थिर रहती है। जैसा कि अभी आपने तरल बुद्धि में देखा था कि उसमें आयु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है, लेकिन इसमें क्या है, जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु तक स्थिर है। क्या रहती है, स्थिर रहती है। यह जन्म से मृत्यु तक स्थिर रहती है। यह आयु के अनुसार प्रभावित नहीं होती है, आयु के अनुसार प्रभावित नहीं होती है। देखिए तरल बुद्धि में मैंने आपको बताया था कि वह आयु के अनुसार प्रभावित होती थी, घटती बढ़ती रहती थी, लेकिन यह जो ठोस बुद्धि है यह आयु के अनुसार प्रभावित नहीं होती। यह क्या है, शिक्षा प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह शिक्षा प्रशिक्षण देखा जिसे मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, शिक्षा से, प्रशिक्षण से, शिक्षा से प्रशिक्षण से, हाँ, और ज्ञान और आपकी योग्यता के आधार पर परिकल्पित होती है, ज्ञान और योग्यता के आधार पर परिकल्पित। तो समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने तरल बुद्धि बताया था, तरल बुद्धि अभी हम समझे, फिर ठोस बुद्धि समझते हैं। ठोस बुद्धि क्या होती है, यह प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। मतलब हमारा जो हम कहीं पे पढ़ते हैं, कहीं कुछ सीखते हैं, तो सीखने के साथ साथ जो हमारा बौद्धिक विकास होता है वह तरल ठोस बुद्धि के अंतर्गत आता है। और जब हम कुछ सीख लेते हैं तो हमारा कौशल विकसित हो जाता है, हमारे स्किल डेवलप हो जाते हैं। यह किससे होता है, ठोस बुद्धि के कारण होता है। ये कह रहे हैं जन्म से मृत्यु तक स्थिर रहती है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई, हमने सीखा है। कहते हैं ना, जो स्वयं करके सीखते हैं वो ज्यादा समय तक रहता है और एकदम अस्थाई होता है। आप इसको अधिगम के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जन्म से मृत्यु तक स्थिर रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आयु के अनुसार प्रभावित नहीं होती। जैसा कि तरल बुद्धि में आपको बताया कि जैसे जैसे आयु घटती बढ़ती है बौद्धिक विकास रुकता रहता है, चलता रहता है। इसमें क्या कह रहे हैं, शिक्षा प्रशिक्षण ज्ञान और योग्यता के आधार पर परिकल्पित होती है। हम कहीं पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम कहीं पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो उसकी हमारी जिस प्रकार से हमने सीखा, जिस प्रकार से हमने परीक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसके अनुसार से हमारे ज्ञान में विकास होता रहता है। तो इनके कहने के अनुसार बुद्धि का विकास जो होता है तरल रूप में होता है, तरल का रूप में जो मैंने आपको बताया, और ठोस रूप में होता है। इन दोनों को मिलाने के पश्चात तरल बुद्धि जो है ठोस बुद्धि तब बनती है जब हम पर्यावरण का उद्बोधन करते हैं। और पर्यावरण का उद्बोधन कैसे करते हैं, शिक्षा से प्रशिक्षण से तथा अनुभव से। इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद हमारा ठोस बुद्धि का निर्माण हो जाता है। देखते हैं,
क्या बताया इन्होंने? सबसे पहले बताया तरल बुद्धि। फिर क्या कहा? ये जो दूसरा इनका आया पर्यावरण के उद्बोधन से। पर्यावरण उद्बोधन क्या आया? तब जाके ठोस बुद्धि बनी। अब देखिए, तरल बुद्धि मतलब इन्होंने क्या बताया था कि यह वंशानुगत होती है, स्पीयरमैन के जी कारक के अनुसार होता है, बाल्यावस्था में पहचान लेते हैं, वृद्धावस्था में नहीं पहचान पाते हैं, तर्क करने, चिंतन करने, समस्या का समाधान करने की जन्मजात योग्यता होती है। ये तरल बुद्धि में था। और जो पर्यावरण उद्बोधन आया, अर्थात जो चीजें हमने प्रशिक्षण प्राप्त की, इसमें क्या क्या चीजें आएंगे? शिक्षा से, प्रशिक्षण से। शिक्षा से, प्रशिक्षण से हमने क्या किया? अपने वातावरण में, अपने आसपास के लोगों से हमने क्या किया? शिक्षा प्राप्त की, उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया, उनसे अनुभव प्राप्त किया। अब जब हमने, हमारे पास कुछ जन्मजात चीजें थी, अर्थात हमारे जन्मजात बौद्धिक विकास था, वंशानुगत बौद्धिक विकास था, उसके बाद हम पर्यावरण में आए, अपने आसपास के माहौल में आए, हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जहां पर मुझे कुछ सीखने को मिला, कुछ हमें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, कुछ हमने शिक्षा प्राप्त की, और इस शिक्षा प्रशिक्षण के साथ हमें कुछ अनुभव प्राप्त हो गया। जब हमने कुछ चीजें पढ़ी, हमने किसी से कुछ प्रशिक्षण लिया, तो जब शिक्षा हमने प्राप्त की और कुछ हमने इंटर्नशिप की, प्रशिक्षण प्राप्त किया, लोगों के बीच में रहकर ज्ञान प्राप्त किया, तो उससे हमें क्या हुआ? कुछ अनुभव मिला। और जब तरल बुद्धि मतलब जो वंशानुगत और सारी चीजें थी और पर्यावरण में सीखने के बाद हम ठोस बुद्धि पर आए। तो इनके कहने का मतलब जब ये दोनों चीजें हो गई, तब हमें ठोस बुद्धि प्राप्त होती है, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, आयु के अनुसार घटती बढ़ती नहीं है, आयु के अनुसार प्रभावित नहीं होती है, और प्रशिक्षण द्वारा कौशलों वाली बुद्धि भी कहा जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने दिया था। और इनके शिष्य हार ने 1966 में इसको और अच्छे से प्रदर्शित करने का प्रयास किया था। सबसे पहले इस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल महोदय ने दिया था। मित्रों, अगला हम लोग देखते हैं, अब अगले सिद्धांत की बात करते हैं। ये सिद्धांत आप बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम नहीं होता है जिसमें बुद्धि के सिद्धांत ना पूछे जाएं। चाहे एक ही प्रश्न क्यों ना पूछा जाए कि किस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। कई बार नेट में भी इस प्रश्न को पूछे गए हैं, कई बार टेट में तो बहुते बार पूछा जाता है। टेट में तो ऐसा कोई भी टेट नहीं हुआ होगा या सीटेट नहीं हो रहता है जिसमें बुद्धि से संबंधित कोई प्रश्न ना आए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, आप इसको समझिए, अच्छे से देखिए।